तो दोस्तों आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ना यहाँ पर ये बताया जा रहा है, समझिए कि जो भी छात्र छात्राएँ साल 2024 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, उससे पहले उन सभी छात्र छात्राओं को 3 परीक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम शाब्दिक परीक्षा, जिसको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होता है, वही जो है ना आपका जो ना सितंबर अक्टूबर में जो है ना आपका जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम होगा। वही अगर बात किया जाए तो अगर जो है नवंबर में की बात किया जाए और दिसंबर की बात किया जाए तो वही जो है ना सेंटअप एग्ज़ाम, यानी कि 3 एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना जो भी छात्र छात्राएँ पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रूटीन जो सेट किया गया है 20 जुलाई से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। हर विद्यालय में जो ना अपने स्कूल स्तर से जो ना ये आयोजित होने वाली परीक्षा है, इसलिए इसका जो रूटीन है हर विद्यालय अपने अनुसार सेट किया करता है। ठीक है, तो मैं किसी एक विद्यालय का लेकर से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जो ना अगर इस रूटीन को अगर आप में नहीं आया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जब है ना आपका विद्यालय महाविद्यालय जो है ना आप खुलेगा, कॉलेज स्कूल, ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं आपका जो रूटीन है क्या है, किस रूप में आपका रूटीन सेट किया गया है और कब जो है ना किस विषय का परीक्षा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो 20 जुलाई को जो है ना प्रथम पाली में जो है ना यानी कि विज्ञान की परीक्षा है कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए। वही 9वीं की जो भी छात्र छात्रा है उनका अंग्रेजी की परीक्षा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जो पेपर लेकर बता रही है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम नेशन 2023 से 24, दिन का सेशन 2023 से 24, यानी कि 24 में उनका बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है। उन्हीं का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है और किस विषय का है, तो यहाँ पर साइंस का। ठीक है, आपको मैं इसमें बताऊंगा कि किस रूप में प्रश्न पत्र सेट किया गया है, कहाँ से ये क्वेश्चन प्रथम शाब्दिक परीक्षा में यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और कितना प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% मैं बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक भी प्रश्न आपसे छूट कर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर समय जो दिया हुआ है 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरह का। ठीक है, और यहाँ पर सारा सारे स्टेप बाय स्टेप जो है ना यहाँ पर कुछ नोटिस दिया है, एक एक पढ़ लेना है और यहाँ पर निर्देश को समझ लेना है। ठीक है, खंड अ में जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है टोटल यहाँ पर 48 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर सेट किया गया कहता है कि किस दर्पण में दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस दर्पण में जो दूर की जो वस्तु है वह सदैव सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, या तो समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण, यानी कि दोनों हो सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सही जवाब क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताओ क्या क्या होगा। तो कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सही है ना, क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, समतल अथवा उत्तल, यानी कि दोनों में जो है ना किस यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है। ओके, चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ये पहला चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ, नोट्स में भी पढ़ाया हूँ, समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो कोई भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, तो याद रखिए ऋणात्मक होता है। अगर आपको बात किया जाए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो कहोगे सर धनात्मक होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर उत्तल पूछे तो धनात्मक और अवतल पूछे तो क्या होगा, ऋणात्मक। इस बात को याद रखिएगा। तो अवतल पूछ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए काफ़ी शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा प्रश्न नोट करते चलेंगे। अगर याद करना है तो याद कर लीजिएगा, और इसका PDF भी लेना है तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। 100% मैं आपको पूरा का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा, तो याद रखिएगा सिर्फ जो है ना उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि है ना उत्तल दर्पण में जो है ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण की बात क्या है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और जो है ना वो हमेशा जो है ना
क्या होता है, तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बना प्रतिबिंब बनता है, और लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि उत्तल दर्पण की बात किया है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखना बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न बाबू यहाँ पर दिया हुआ है कि दाढ़ी बढ़ाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए कितना पहला चैप्टर से कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक उठा दिया गया, ठीक है। तो 4 का सही जवाब क्या होगा बाबू, तो कहेंगे सर जी ये बिल्कुल 100% अवतल दर्पण है। क्या होगा, ऑप्शन और बी होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन के बढ़ते कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो ना प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है ये आपको बताना है। तो वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, ए और बी, यानी कि वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है और इनमें से सभी बनता है। तो क्या होगा बाबू, तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। तो 5 का कहेंगे सर जी ऑप्शन जो बिल्कुल है ना 100% वो काल्पनिक, क्योंकि समतल दर्पण पूछ रहा है ना, तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें से कितना प्रश्न आपको है ना सही करके दिखाते हैं। अगर आपके अंदर पावर है तो ये ना आप पढ़ते हैं सही में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आराम से जवाब देख पाएंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3 और 4। याद रखिएगा मेरा बाबू, अगर आप प्रकाश का परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे कहेंगे सर जी 2, यानी कि इसमें 2 नियम है, ठीक है। कितना नियम है, 2 नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ चला बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आपके पास है चला, यहाँ पर कहता क्या है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक है। तो जब हम वस्तु को जो ना क्या कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, यानी कि वस्तु को कहाँ पर रखने से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बनता है, तो बताओ कहाँ पर होगा, ठीक है। तो 7 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी डी, यानी कि अनंत हो जाएगा। क्या होगा बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो कहोगे सर जी यहाँ पर समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण, ठीक है। तो क्या होगा जी, तो इसका 8 का आंसर क्या होगा जी बाबू, तो कहोगे सर अवतल दर्पण। ऑप्शन और क्या होगा जी, बी होगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या, इस बात को याद रखिएगा, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ना आपको फॉर्मूला था ए बराबर r/2। क्या होगा, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आधी, यानी कि ए बराबर r/2 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास कहता है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक मान, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, समझे, या प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, उसके बाद सीधा है, उसके बाद उल्टा है। क्या होगा जी, तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। तो कहोगे सर इसका जो सही होगा 10 का वो 100% डी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, किसी वाहन के पास पार्श्व यानी कि पार्श्व इसको दृश्य दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 11 का, तो कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए दिया हुआ है, यानी कि उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। कितना आराम से क्वेश्चन लिया गया है, अभी तक 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी है सब पहला चैप्टर से उठा कर डाल दिया गया, ठीक है। मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझाया हो, अगर आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो मैं 100% बोल रहा हूँ अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कहता है किस वाहन के, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 12 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव है, समझिए, उनके फोकस दूरी के तक जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, तो 12 का सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है, फटाफट जल्दी से बताओ 12 का क्या हो जाए सही हो, ठीक है। तो कहोगे सर ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन है कि फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। 13 के बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न दिया हुआ है, देखिए किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, ठीक है। तो किसी भी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न आपके पास है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे चुका है, उत्तर दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि आर का मान कितना दे 32, ठीक है। ए पूछा है तो ए बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो आर का मान 32 बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना निकला 16, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी होगा सही जवाब, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके पास है 15 में। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर जो ना
जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है, यानी कि कुछ ही भाग जो है ना पार करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा जी 15 का, तो कहेंगे सर जी बिल्कुल 100% पारभासी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, पारभासी, क्योंकि ना पारदर्शी में बोला होता है जो प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाया, ठीक है, मतलब पार ही नहीं कर पाता, उसको अपारदर्शी, मतलब वैसा पदार्थ जिनमें जो है ना प्रकाश कुछ अंश पार कर पाया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो पारभासी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चला अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के किस स्थान से मापी जाती है। तो गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के जो ना याद रखिएगा ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वह 12.5 सेंटीमीटर है, तो उनकी वक्रता त्रिज्या क्या हुई, ठीक है। तो त्रिज्या मतलब आर पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर जैसे पूछेगा ना तो इसका हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आर बराबर क्या होगा, 2f होता है, क्या होता है 2f, तो 2 गुने और f का मान कितना है, तो 12.5 है, तो 25 हो जाएगा, गुना करेंगे क्या होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन और बी हो सी हो जाएगा सही है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते चला, कहता अभिक्रिया ZnO प्लस CO जब अभिक्रिया कराया जाता है तो Zn प्लस CO2 यानी कि Zn अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा सही जवाब, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन ऑक्साइड, Zn जिंक, उसके बाद ZnO समझिए जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 18 का क्या होगा जी, तो कहेंगे सर ये 18 का सही है ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल Zn हो जाएगा, क्या, क्योंकि Zn जो है ना ये बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है। तो जब शरीर की बात की है तो उसका भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो याद रखिए भोजन का अभिक्रिया जो है ना ऑक्सीकरण है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है 2Cu प्लस O2, इसको अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, 2CO बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना। तो 20 का सही जवाब क्या होगा जी, तो 20 का आंसर या ऑप्शन हो जाए बिल्कुल 100% 20 का क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कौन पदार्थ है, तो 21 का बताना है जी बिल्कुल 100% इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि O है, O2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 के बढ़ते हैं। 22 में प्रश्न दिया हुआ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये आपको बताना। तो 22 का क्या होगा जी, तो 22 का जो सही होगा ऑप्शन जी क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो कहेंगे सर डी होगा, क्या होगा, डी, यानी कि अपघटन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो संकेतों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा, समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया को जो ना व्यक्त किया था हमेशा समीकरणों के द्वारा, किसके द्वारा, समीकरणों के द्वारा, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्मा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या कहें, तो इसे हम इसमें बोला है कि प्रतिफल के बाद जो है ना उत्सर्जन होता है, क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको क्या कहते हैं, तो 24 का कहेंगे सर जी ऑप्शन जो बिल्कुल ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, छेपी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा फोटोग्राफी में ना कैमरा उनको प्रयुक्त किया, यानी कि बनाने के लिए Ag2O का प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, Ag2O, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 में प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा 26 का, तो कहोगे सर 26 का सही आंसर ऑप्शन जो है वो 100% बी हो जाए, यानी कि Fe हो जाए, यानी कि Fe लोहा मान लो लोहा आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 में बैटरी अम्ल है, ठीक है। तो याद रखिए बैटरी क्या है भाई, तो बैटरी जो अम्ल है ना वो क्या है बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो 27 का क्या होगा जी, तो बिल्कुल ये सांद्र है, ठीक है। क्या है, सांद्र H2SO4 है, ठीक है। क्या है, सांद्र H2SO4 है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए इमली खट्टा होता है, क्या होता है, खट्टा होता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहोगे ये 100% VVI क्वेश्चन है, ये बिल्कुल जो है ना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, ठीक है, बताओ कौन एक अम्ल है, बजाओ जल्दी से बताओ, ठीक है, कौन एक अम्ल है। तो अम्ल उस पदार्थ को कहते हैं
जो है ना स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो 29 का कहेंगे सर बिल्कुल 100%। ये सब जो ना ये क्षार है। ठीक है, भस्म इसको बोलते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि HNO3 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है, फटाफट जल्दी से बताओ। तो 30 का कहेंगे सर जी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार। 31 में निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय है। ठीक है, तो अम्लीय कौन है। ठीक है, तो मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड, ये सब तो अम्लीय नहीं है बाबू। ठीक है, ये सब क्या है, अम्लीय नहीं है। ठीक है, तो 31 का क्या है, बिल्कुल 100% ये सब अम्लीय नहीं है। लाइम जूस, लाइम जूस है। ठीक है, लाइम जूस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 32 का बताते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया था। ठीक है, तो अपच जो हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एंटासिड का प्रयोग किया था। क्या, एंटासिड, जी बिल्कुल एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एंटासिड। ठीक है, ओके, हाँ 32 का बी होगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, एंटासिड होगा। ठीक है, एंटासिड ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है, एंटासिड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, जिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ठीक है, तो जिप्स की थैली में चिप्स है, सॉरी चिप्स है ना, तो चिप्स में जो ना कौन सी थैली कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखना नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसका रंग अम्ल नीले लिटमस पत्र को अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी अम्ल जो है जब नीले लिटमस पत्र की सहायता से लिया जाए तो उसके में रंग में परिवर्तन होता है, वो कौन सा रंग होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 34 का क्या होगा जी, तो बिल्कुल ने वो लाल रंग देता है। क्या देता है, लाल रंग देता है। ठीक है, अगला है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रैकिया जो है ना वो किस जीव का श्वसन अंग है, तो 35 का ऑप्शन होगा, यानी कि कॉकरेच का होगा। क्या होगा, कॉकरेच का। अगला प्रश्न आपके पास है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाया जाता है, तो याद रखिएगा मानव हृदय में 4 वेश यानी कि 4 कोष्ठ पाया जाता है। ठीक है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो 37 का क्या होगा बाबू, तो कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि इनमें से सभी है, गोंद है, टेनी, रेजिन सब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो दिन में होती है, रात में होती है, तो याद रखना कभी भी दिन में होता है। क्या होता है, दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, कब होती है, तो याद रखना दिन में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, तो गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो याद रखना भीतरी कोशिका भित्ति जो है भीतरी से, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भीतरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भोजन का पुनः पाचन निम्नलिखित में कहाँ होता है। ठीक है, तो 40 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन जो है ना वो छोटी आंत में ऑप्शन ए होगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते 41 में, सजीव में पाया जाने वाला प्रक्रम कौन है। ठीक है, तो सजीव में पाए जाने वाला प्रक्रम कौन है, तो याद रखना इनमें से सभी, यानी कि जनन, शोषण, पोषण सब है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो याद रखना हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, 43 को बढ़ते हैं, 43 में दिया हुआ है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ठीक है, तो याद रखना आहार नाल का सबसे छोटी लंबा भाग छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है, इस बात को याद रखना। ठीक है, पर क्रम कुंचन गति पाई जाती है, तो क्रम कुंचन गति किसमें पाई जाती है, याद रखना। ठीक है बाबू, छोटी आंत में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, छोटी आंत में। ठीक है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखना पीत रस जो है ना हमेशा स्रावित होता है, वो कहाँ से पाया जाता है, अग्नाशय से। ठीक है, कहाँ से, अग्नाशय से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास है 46 में, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 46 का आपको बताना था, 4 ऑप्शन दिया, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे, उत्सर्जन से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, वायुमंडलीय में CO2 का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, तो याद रखना वायुमंडल में गैस का जो ना कितना प्रतिशत भाग है, तो याद रखना मेरे बाबू 47 का ऑप्शन जो ना ऑप्शन क्या होगा ना, बी हो, यानी कि 0.03% हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ऑप्शन और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास 48 में, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना वृक्क की क्रियात्मक इकाई को निफ्रॉन
कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से मैं टोटल 48 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना था। कितना प्रश्न आप सही कर दिए किए हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल जो है ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है ना सेट है, मॉडल सेट है, ठीक है। इससे ये प्रैक्टिस सेट की तरह काम करेगा, ये प्रैक्टिस सेट है, इसके आप तैयारी कर लीजिए। मैं 100% बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम जो है काफ़ी शानदार बीतेगा, ठीक है। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया यहाँ पे दे सकते हैं। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, जहाँ तक हो सके बच्चों को है ना शेयर कर दिए, ताकि है ना बच्चों को जो है ना जानकारी प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।